नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम देखेंगे हमारे वसंत किताब से, अपने वसंत किताब से पाठ 11। पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इंडियन सिनेमा इस डेट के पहले 14 मार्च 1931 के पहले जो इंडियन सिनेमाज जो मूवीज़ रिलीज़ होते थे वो सब साइलेंट मूवी होते थे, ठीक है। बिफोर 1931 only silent films were made and screened. Ardheshir, who is a person, he is a father of Indian cinema, Indian talking cinema, ठीक है। he is considered as a Indian talking cinema। जो भी talking cinema आज हम देखते हैं उस movies के father ऐसा consider करते हैं। तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस पाठ के बारे में बताएंगे तो Ardheshir, who introduces the first talking film in India in the year of 1931, now 14 March 1931, that is considered as a milestone. That is considered as milestone in Indian cinema industry. ठीक है। Before 1931, okay, only silent pictures were made and released. तो उसमें कोई डायलॉग नहीं होगा, it's just look like a mime show. Okay, you know very well about that mime show. हमारे स्कूल में स्टेज में प्रेयर असेंबली में जो बहुत सारे माइम शोज वहाँ पे बताया गया है, तो वहाँ जो भी वो माइम शोज डिस्प्ले किया है, तो माइम शोज लाइक दैट सेम ओनली। तो बिफोर 1931 इंडियन सिनेमास लाइक अ माइम शोज, तो उसमें कोई डायलॉग्स नहीं होगा, कोई म्यूज़िक नहीं होगा, जस्ट साइलेंट मूवी होगा। ओके, तो हम उस मूवी को साइलेंट, फॉर एग्जांपल चार्ली चैपलिन है ना, आई होप तुम्हें देखा होगा। चार्ली चैपलिन में कोई डायलॉग नहीं होगा, सिर्फ उसमें बॉडी लैंग्वेज और एक्शन में ही उनका जो भी थॉट, फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना होगा। तो सेम वे 1931 बिफोर दिस ईयर, तो इस ईयर्स के 1931 के पहले ओनली साइलेंट फिल्म लाइक माइम शो जैसा फिल्म्स रिलीज हो रहे थे। तो इस पार्ट में जो बताया गया है अर्धेशीर ही इज अ फादर ऑफ इंडियन टॉकिंग सिनेमा, ठीक है। अब देखते हैं वे सभी सजीव हैं। तो एज यूजुअल मैंने यहाँ पे जो भी डिफ़िकल्ट वोकैबुलरीज का मीनिंग यहाँ पे लिखा है, इसे आपने किताब में पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना। मैं हर एक बार बताता हूँ, ईच एंड एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू दैट यूज़ ओनली पेंसिल टू अंडरलाइन योर बुक। कलम को यूज़ मत करना, डोंट यूज़ इंक पेन और बॉल पॉइंट पेन, जस्ट यूज़ ओनली पेंसिल एंड राइट द वोकैबुलरीज ऑन दैट वर्ड, ठीक है। वे सभी सजीव हैं, टिल दे आर अलाइव। तो 100 ईयर्स के बिफोर, तो फिल्म इंडस्ट्री का तो 100 ईयर्स हो चुका है। तो आज एक फॉर एग्जांपल अब हम देखेंगे तो हमारे तमिल फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे तो MGR, शिवाजी, जेमिनी गणेशन, ऐसे बहुत सारे फिल्म जो बहुत बड़े लेजेंड थे इंडियन फिल्मा में, यानी स्पेशली तमिल फिल्म से, तमिल फिल्मों में बहुत बड़े एक क्या कह सकते हैं उनको, एक बहुत बड़े स्टार थे, सुपरस्टार जैसे थे शिवाजी गणेशन, MGR सब, बट दे आर नॉट अलाइव नाउ। तो उनका डेथ हो गया है, मेनी ईयर्स बिफोर उनका डेथ हो गया। बट तो अब कोई मूवी सन टीवी, के टीवी, जो भी मूवी में देखेंगे और कोई सिनेमा में कोई रिलीज करके देखेंगे तो यू कैन सी देम स्टिल अलाइव इन दैट पर्टिकुलर मूवीज। तो वो मूवीज जो मूवीज रिलीज हुआ था वो मूवीज के अंदर दे आर स्टिल अलाइव, दे आर स्टिल ब्रीथिंग, ठीक है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, सब 100% बोल रहे हैं। दे वर स्टिल अलाइव, दे वर स्टिल ब्रीथ, दे वर स्टिल टॉकिंग ईच एंड एवरी सेकेंड। तो मैक्सिमम 3 आवर्स होते हैं मूवीज, तो 3 आवर्स में दे आर स्टिल टॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड ब्रीथिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स एंड इमोशंस। तो इंडियन फिल्म्स में, यानी वो सिनेमा के अंदर दे आर स्टिल अलाइव।
78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। तो many peoples were die, but you can see them, you can watch them alive in that movies, in cinemas. बातें करते देखो। देश की पहली सावक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर, देश की पहले तो 14 मार्च 1931 में फर्स्ट टॉकिंग फिल्म इंडिया, यानी इंडिया में फर्स्ट टॉकिंग फिल्म रिलीज हुआ था। उस फिल्म का नाम क्या? आलम आरा। तो इंडियन फर्स्ट टॉकिंग मूवी का नेम है आलम आरा। तो उस फिल्म के पोस्टर, जो पोस्टर होते हैं ना, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट पोस्टर, मूवी का पोस्टर लगाते हैं, तो उस पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। तो उसमें ऐड जैसा लिखा था कि 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। तो दिस डे इज already I told you it's a milestone in India, Indian cinema industry. तो उस फिल्म में तो सावक मीन्स टॉकिंग फिल्म, वो इंडिया का फर्स्ट टॉकिंग फिल्म क्या था? आलम आरा। तो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आया था, इट ब्रॉट। और इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। सो ऑन दैट डे ओनली द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म रिलीज्ड। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। तो बिफोर 1931 that silent movies were very much famous, very much familiar with that people. तो बहुत उसका पीक में था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। तो 1931 में फर्स्ट टॉकिंग सिनेमा रिलीज हुआ था ना, ऑन दैट सेम ईयर मेनी साइलेंट मूवीज आल्सो रिलीज्ड इन दैट सेम ईयर इन मेनी लैंग्वेजेस। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। सो दिस डे इज अ हाउ टू से, दैट इज अ माइलस्टोन in cinema industry because it brought very big changes in film industry. Okay, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। तो इंडियन, जो ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इंडियन टॉकिंग फिल्म के फादर, हु इज द फादर ऑफ इंडियन टॉकिंग सिनेमा? अर्देशीर एम ईरानी। उनका पूरा नाम क्या है? अर्देशीर एम ईरानी। यहां लिखता हूं बच्चों, अर्देशीर एम ईरानी। सो ही इज अ फादर ऑफ इंडियन टॉकिंग सिनेमा। ठीक है, तो अब देखते हैं उनके बारे में। अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा लगी। इन 1929 अर्देशीर saw one Hollywood talking movie for very first in 1929. Okay, then he thought, why don't I make some Indian talking movie? ऐसा उनका एक thought हुआ था। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। सो फारसी, यू नो अबाउट दैट ईरान और इजिप्ट में जो फारसी, इट्स अ काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो फारसी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा रंगमंच, तो स्टेज ड्रामा था। तो उस स्टेज ड्रामा के कॉन्सेप्ट को स्टोरी बनाकर
he made that first Indian talking film. इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए थे. सो दैट स्टेज ड्रामा के मेनी सॉन्ग्स होते थे ना, तो स्टेज शो के वो जो सॉन्ग्स थे उसे इस फिल्म में यूज कर लिया. एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद. तो वो फिल्म रिलीज होने के बाद एक इंटरव्यू होता था. तो आज हम बहुत सारे प्रोग्राम्स दे सकते हैं, इंटरव्यू देख सकते हैं कि एक मूवी रिलीज होने के पहले ऑडियो रिलीज करते हैं. उसमें जो डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन और जो भी टेक्निकल टीम होते हैं पूरे उसमें अपना वो फिल्म के बारे में बताते हैं, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं. ऑडियो रिलीज के पहले ऐसा सब होता है. तो पहला इंडियन टॉकिंग सिनेमा के बिफोर दैट एक इंटरव्यू में आलम आरा यानी अर्देशीर ने ही गेव द इंटरव्यू लाइक कोई संवाद लेखक नहीं था. तो फर्स्ट इंडियन सिनेमा में देयर इज नो डायलॉग राइटर, गीतकार नहीं था, देयर इज नो सिंगर, संगीतकार नहीं था, देयर इज नो म्यूजिशियन. सबकी शुरुआत होनी थी. सो आलम आरा यानी फर्स्ट इंडियन सिनेमा में कोई म्यूजिशियन नहीं था, कोई सिंगर्स नहीं थे, कोई डायलॉग राइटर नहीं था, तो इतने सारे टेक्निकल टीम कुछ नहीं था. इवन दे यूज्ड ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट फॉर म्यूजिक के लिए, जस्ट तबला और हारमोनियम और वायलिन, सिर्फ 3 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को यूज किया था पूरे फिल्म में. तो ये फर्स्ट टॉकिंग सिनेमा ने क्या किया था, तो डायलॉग राइटर, सिंगर, म्यूजिशियन, डांस मास्टर्स और स्टंट असिस्टेंट और स्टंट के लिए और लाइटिंग्स के लिए और बहुत सारे टेक्निकल टीम्स को जो सबसे पहले स्टार्ट किया था. ओके, अर्देशीर ने तो सभी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो आलम आरा मूवी ने. वो मूवी के बाद, टॉकिंग मूवी के बाद पूरे टीम्स तैयार हो गए. अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी. तो अर्देशीर तो आलम आरा मूवी के लिए तो ओन से कुछ म्यूजिक क्रिएट करते हैं. फिल्म के संगीत में मजक 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया. तबला, हारमोनियम, वायलिन, ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड ऑन दैट टू मेक दैट मूवी. आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया. उस मूवी में they didn't mention about any musician, any singer, ऐसा किसी का नाम मेंशन नहीं किया, बिकॉज ऐसा कोई स्पेशलिस्ट वो फिल्म के लिए कोई स्पेशल पर्सन, म्यूजिशियन और सिंगर ऐसा कोई नहीं था. जो एक्ट करते हैं हीरो और हीरोइन, दे हैव टू सिंग द सॉन्ग, दे हैव टू एक्ट विद दैट सिंगिंग. इस फिल्म में पहले पार्श्ववाद्य बने WM खान. पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, आगे देने की ताकत है. तो पहले पार्श्ववाद्य, तो वो आलम आरा में एक सॉन्ग हुआ, तो उस सॉन्ग का फर्स्ट लाइन क्या था, दे दे खुदा के नाम से. ये तो सॉन्ग का लिरिक्स है, दे दे खुदा के नाम प्यारे, अगर देने की ताकत है. ये तो एक लिरिक्स है वो सॉन्ग का. आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका. फर्स्ट तो एक 50 इयर्स के पहले देखेंगे तो आज जो हम पेन ड्राइव में पूरे सॉन्ग, मोबाइल में पूरे सॉन्ग हम डाउनलोड करके वी कैन एंजॉय दैट म्यूजिक. बट बिफोर 120 और 30 इयर्स बिफोर इतना सब नहीं था. पहले कैसेट होता था, उसके पहले कैसा डिस्क फॉर्मेट में म्यूजिक, इतना बड़ा डिस्क जैसा आएगा, उस डिस्क को आप ग्रामफोन कहेंगे, उसमें रखने से उसमें सॉन्ग्स डिलीवर होता था. बट ये आलम आरा मूवी के लिए कोई डिस्क फॉर्म में सॉन्ग्स हो नहीं पाते थे.
फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। तो नॉइस अवॉइड करने के लिए आलम आरा, बिकॉज तो फर्स्ट मूवी थे जो साइलेंट मूवी थे उसमें कोई साउंड रिकॉर्डिंग का वहाँ पे चांस ही नहीं था, बिकॉज इट्स अ साइलेंट मूवी। तो वहाँ पे साउंड रिकॉर्ड करने का कोई स्पेशल माइक स्पीकर कुछ नहीं थे। when he starts to make that movie तो उसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम था, इसलिए तो डे टाइम में देखेंगे तो बहुत सारा नॉइस होता था, उसे अवॉइड करने के लिए ऑलवेज ही शूट्स दैट मूवी ओनली एट नाइट टाइम। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। जो साइलेंट मूवीज़ फॉर आर्टिफिशियल लाइट, यानी अब जो भी लाइटिंग फैसिलिटी है, लाइटिंग का एक बहुत बड़ा एक फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा टेक्निकल टीम होता है लाइटिंग्स के लिए। तो साइलेंट फिल्म्स में तो साउंड रिकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए वो डे टाइम में सनलाइट को यूज़ कर पूरा फिल्म यूज़ करते थे, क्रिएट यानी मेक करते थे। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। तो इसमें लाइटिंग आलम आरा तो फुल मूवी नाइट में शूटिंग किया, इसलिए उसमें आर्टिफिशियल लाइटिंग सेट करके वो डे इफेक्ट देने के लिए और वो ब्राइटनेस लाने के लिए जो लाइटिंग का तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट क्या उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसे फर्स्ट ये मूवी ने इंट्रोड्यूस किया है। आलम आरा इंट्रोड्यूसेस दैट फर्स्ट आर्टिफिशियल लाइटिंग्स के बारे में। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। आफ्टर दैट इट बिकम अ वेरी बिग अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ दैट एनी मूवी। क्या है? लाइटिंग सिस्टम। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सावक फिल्में बनाई। आलम आरा विच मूवी इंट्रोड्यूस मेनी टेक्नीशियन, मेनी स्टार्स। तो उस मूवी के जो नहीं फर्स्ट टॉकिंग मूवी के बाद से तो बहुत सारे स्टार्स और बहुत बड़ा सर्विस किया है इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के लिए। और अर्देशीर, इवन अर्देशीर he also produced many silent movies, more than 150 silent movies he made more than 150 movies, and also he made more than 100 nearly 100 talking movie he produced। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। तो आलम आरा तो ऑलरेडी यू नो वेरी वेल अबाउट दैट आलम आरा इज अ इंडियन फर्स्ट टॉकिंग सिनेमा। इट्स अ फैंटेसी मूवी, ओके। it just look like a Arabian Nights story। I hope you know well about that Arabian Nights story। तो उस स्टोरी जैसा एक फैंटेसी सिनेमा था। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। तो जो भी आज हम हिंदी में बोलते हैं, ये जो हमारा जो बोलचाल हिंदी, कलोकियल हिंदी है ना, इसे उन्होंने ही यूज्ड दैट मूवी आलम आरा में, उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। इट्स अ मिक्सिंग ऑफ हिंदी एंड उर्दू, मिक्सिंग कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड उर्दू इज कॉल्ड एज अ हिंदुस्तानी। ही इंट्रोड्यूस्ड दैट लैंग्वेज। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। तो आलम आरा मूवी में डांस था, सॉन्ग्स होते थे। ये पूरा एक ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा विजुअल और बहुत बड़ा एक ट्रीट था कि दे आर एंजॉइंग द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म। फिल्म की नायिका जुबैदा थी। तो फर्स्ट इंडियन टॉकिंग सिनेमा के हीरोइन थी, उनका नाम है जुबैदा। नायक थे विठल। हीरो का नेम है
विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। विठल, ही इज़ अ वेरी बिग स्टार, ही इज़ गेटिंग मोर सैलरी ऑन दैट डे। तो जो भी साइलेंट फिल्म होते थे ना, उसमें ही इज़ अ वेरी बिग स्टार एंड ही इज़ गेटिंग मोर सैलरी ऑन दैट। जो भी वो पीरियड के बहुत बड़े सैलरी लेने वाले बहुत फेमस स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। चयन मीन सिलेक्शन। तो विठल को एज अ हीरो उनको सेलेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी भी हुआ। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। विठल, he is not that much familiar in Urdu and he cannot say very वो फ्लो होना चाहिए ना फिल्म में, तो वो उतना फ्लो उनका अच्छा नहीं था। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। तो he couldn't deliver the dialogue clearly in Urdu. Who? The Vital, the first talking cinema के हीरो। इंस्टेड ऑफ हिम ही, तो उनको हटाकर उनको उसमें वो मूवी से उनको निकाल कर उनके बदले, यानी इंस्टेड ऑफ हिम, तो यहाँ पे महबूब नेमली वन पर्सन को हीरो बनाते हैं। उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो फॉर दिस इंसिडेंट मेक हिम वेरी मच एंग्री। किसे? विठल को। बिकॉज ही won't like to lose this opportunity, because this is Indian first talking cinema, so he would like to be a part of that movie, so he won't like to lose that opportunity. Then he filed a case in court. तो वो कोर्ट में उनके उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, तो जबकि मशहूर वकील हुआ करते थे। तो उन्होंने एक कोर्ट में केस फाइल किया विठल ने। तो विठल के एडवोकेट, हु इज़ दैट एडवोकेट? मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के जो बहुत बड़े लीडर थे, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने तब बिफोर इंडिया पाकिस्तान सेपरेट होने के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले, ही इज़ अ वेरी बिग लॉयर, बहुत फेमस लॉयर थे। तो ही फाइल्ड केस। तो विठल के बारे में उन्होंने वो केस को आर्ग्यू किया एंड ही उस केस में विठल ने सक्सेस भी हो गया। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। एंड ही गॉट सक्सेस ऑन दैट केस एंड ही बिकम अ फर्स्ट हीरो ऑफ इंडियन टॉकिंग सिनेमा। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही एंड उनको जो कंटिन्यूसली उनको बहुत सारे फिल्म मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले और बहुत सक्सेसफुल हुए। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। ही वर्कड एज मेनी हिंदी मूवीज़ एंड मराठी मूवीज़, और बहुत हीरो जैसा और स्टंटमैन जैसा बहुत लॉन्ग पीरियड तक ही ट्रैवल्ड एज अ हीरो एंड स्टंटमैन इन दैट फिल्म इंडस्ट्री। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो वो आलम आरा में तो नॉट ओनली हीरो एंड हीरोइन, मेनी कैरेक्टर्स विल बी देयर इन फॉर एग्जाम्पल इज देयर एनी वन मूवी मीन वी कैन नॉट मेक दैट मूवी ओनली हीरो एंड हीरोइन, we have used many characters for supporting characters, we have to use to make that movie, it become a complete movie.
तो उसमें आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी, like that many actors were act that movie. Then they become a very big pillar of Indian cinema. यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। आलम आरा रिलीज्ड इन 1931 14 मार्च को मुंबई में मैजेस्टिक सिनेमा थिएटर में रिलीज हुआ था। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। तो when Alam Ara released in theater, nearly 8 weeks continuously हाउसफुल शोज हो रहा था। हाउसफुल होकर 8 weeks nearly 2 month हाउसफुल शोज होता था और इतने क्राउड हो रहा था कि पुलिस आकर उस क्राउड को करेक्ट करने के लिए, वो ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए, वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना नहीं था ना। फॉर दैट रीज़न पुलिस आल्सो वहाँ पे वो क्राउड कंट्रोल करने के लिए आ गई थी। नियरली 2 month कंटिन्यूस हाउसफुल शो रन हुआ था। समीक्षकों ने इसे एक भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। तो क्रिटिक्स तो वो कुछ रिव्यू करते हैं ना, एक मूवी को रिव्यूअर्स होते हैं, वो रिव्यूअर्स ने रिव्यू किया कि इट्स अ वेरी वर्स्ट, इट्स अ वेरी बिलो एवरेज मूवी, इट्स अ वेरी वर्स्ट मूवी, लाइक दैट ऐसा क्रिटिक्स दिया था। तो बट स्टिल क्या हुआ, वहाँ पे एक फर्स्ट इंडियन टॉकिंग सिनेमा, उसे देखने के लिए पीपल्स वर वेरी मच ईगर। तो उन्होंने इतना ईगरली वो मूवी वॉच करने के लिए आया और दे वर एंजॉयड अ लॉट टू वॉचिंग दैट मूवी एंड इट बिकम अ वेरी बिग ग्रैंड सक्सेस मूवी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। दैट मूवी जो आज तो पूरा डिजिटल सिनेमा हो गया, एक 20 इयर्स के बिफोर देखेंगे तो पूरा मूवी कैमरा में वो फिल्म का रोल होता था। फिल्म रोल में उसे रील कहेंगे, वो रील में पूरा रिकॉर्ड करते थे। इस फिल्म का जो मोर देन 10,000 फीट फिल्म यूज़ किया था। नियरली 4 महीने बहुत हार्डवर्क करने के बाद उसे रेडी किया गया था। सावक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। तो टॉकिंग सिनेमा के लिए बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंस थे। तो 3 based on 3 concept only they were made that talking cinema. First one historical and second one Farsi stage show and Arabian love stories. तो ऐसे ड्रामा जो बुक्स बहुत फेमस थे उसे बेस करके ये मूवी मेड किया गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। तो यहाँ पे नॉट ओनली स्टेज शो और नॉट ओनली दैट हिस्टोरिकल, तो यहाँ पे बहुत सोशल मैसेज दिए जैसा, सोशल रेवोल्यूशन किए जैसा। बिकॉज तो वो मूवी रिलीज होने के टाइम 1931 वी डिडंट गेट आवर फ्रीडम, ओके। तो उसमें क्या हुआ, तो बहुत सारे रेवोल्यूशन क्रिएट कैसे किए जैसा मूवी, रेवोल्यूशनरी मूवीज आल्सो मेड ऑन दैट डेज। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। खुदा की शान इट्स अ फिल्म नेम, तो वो भी बहुत रेवोल्यूशनरी मूवी था।
फॉर सोशल अवेयरनेस, यानी इंडिपेंडेंस का जो वो ताट को लाए जैसा। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, तो उसमें एक एक्टर लाइक महात्मा गांधी, उनको देखने में ही लुक्स लाइक महात्मा गांधी। इसके कारण सावक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। तो आफ्टर उसका मूवी रिलीज होने के बाद ब्रिटिश रूलिंग गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया कि वो मूवी रिलीज होने के लिए। सावक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। तो इंडियन सिनेमा, टॉकिंग सिनेमा इंडस्ट्री के फादर कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। तो ही इज़ अ वेरी मच पोलाइट पर्सन, इज़ अ वेरी मच काइंड हार्टेड हम्बल पर्सन। तो वो आलम आरा रिलीज होके नियरली 25 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 1956 में उनसे एक मीटिंग, यानी उनसे एक इंटरव्यू किया गया, और उस इंटरव्यू में उनको ऑनर किया गया। भारतीय सावक फिल्मों के पिता कहा गया। ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन टॉकिंग सिनेमा। उन्होंने उस मौके पर कहा, ही सेड दैट इंटरव्यू में ही सेड, मुझे इतना बड़ा किताब देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इतना पोलाइट से किया कि आई एम नॉट दैट मच केपेबल टू गिव दैट टाइटल टू मी, बिकॉज मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया था। आई गेव माई पार्टिसिपेशन फॉर इंडियन सिनेमा के लिए। दिस इज़ अ वेरी बहुत स्मॉल पार्टिसिपेशन था, जो एज मच हाउ आई कैन, तो उनका जो जितना होगा उतना पार्टिसिपेशन दिया था। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया सिनेमा में काम करने के लिए, तो उनका पहले ये देखते हैं, तो ही इज़ अ वेरी मच काइंड हार्टेड पर्सन। वो बहुत पोलाइट थे, एंड आज के कोई एक या दो मूवीज़ में कोई बहुत सक्सेसफुल मूवी हो जाएगा तो उनका इतना बड़ा प्राउड हो जाता है। एंड आज इस आलम आरा फिल्म में देखेंगे तो ही कंसिडर्ड एज अ father of Indian talking cinema, but still he is not ready to get that honor, because I didn't do like that any very big issues. I just give my participation for India के सिनेमा इंडस्ट्री के लिए मैंने बहुत छोटा सा पार्टिसिपेशन दिया है, ऐसा बहुत पोलाइट से बताया। तो अब देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि तो अब टॉकिंग सिनेमा तो प्रिपेयर हो गया, स्टार्ट हो गया, उसका टॉकिंग सिनेमा का जर्नी स्टार्ट हो गया। तो अब एजुकेटेड हीरो और हीरोइन और आर्टिस्ट का नीड इज मस्ट, बिकॉज अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। नाउ आफ्टर रिलीजिंग दैट टॉकिंग मूवी दे हैव टू स्पीक सम डायलॉग्स, उनको डायलॉग डिलीवरी करनी थी। डायलॉग आल्सो उनके एक्सप्रेशन और इमोशन को डायलॉग्स के थ्रू दे हैव टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड इमोशन थ्रू डायलॉग। एक्ट भी करना था और डायलॉग भी डिलीवर करना था। तो फॉर दैट रीज़न they cannot just act like a mime show, they have to deliver some dialogues, तो वो dialogues should be very catchy। तो बहुत इसलिए for that reason there is very must educated heroes and heroine। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चला जाया करता था।
पहले हियर बिफोर दैट साइलेंट मूवी, जो भी साइलेंट मूवी रिलीज होते थे उसमें एक जाइजेंटिक पर्सन और बहुत स्टंट करने वाले, फाइट करने वाले, दैट्स इनफ, दे कैन जस्ट डू दैट लाइक एक्शन लाइक अ माइम शो. But now talking cinema में it's impossible. They have to say many dialogues और they have to express their emotions. तो उसमें dialogues का और education यानी knowledge बहुत important था. अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा भी, कद्र भी होनी लगी थी. They have to say dialogues, also they have to sing the songs. ठीक है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया. गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे. तो सिंगिंग हीरोइंस दे डिस्प्लेड इन अ वेरी बिग स्क्रीन में उनको डिस्प्ले होने लगे. हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा एंड हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस डेवलप होने लगा. सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ. तो इंडियन सिनेमा में यानी इंडियन फिल्म में 1931 के पहले ओनली साइलेंट मूवी रिलीज होते थे. उसमें जस्ट इनफ टू एक्सप्रेस देयर बॉडी लैंग्वेज एंड एक्शन. बट आफ्टर 1931 दे हैव टू एक्सप्रेस देयर डायलॉग, दे हैव टू टेल देयर डायलॉग्स एंड आल्सो दे हैव टू सिंग. So that language should be colloquial because everyone has to understand that language. तो ठीक है, इसलिए सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ. तो सिनेमा बहुत फेमिलियर हो गया. एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा. तो हमारा रियल लाइफ को इमिटेट किया जैसा मेनी मूवीज़ रिलीज़ होने लगे. अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था. तो हीरो हीरोइंस के फैंस भी बहुत ज़्यादा हो गए. माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी. दौर, व्हाट डू यू मीन बाय दौर? तो पीरियड कहते हैं ना, उस पीरियड. दौर तो पीरियड. तो उस पीरियड में माधुरी नेमली वन मूवी, उस मूवी की हीरोइन थी सुलोचना. उस सुलोचना हीरोइन का हेयर स्टाइल बहुत फेमस हो गया. स्पेशली उस पीरियड के पूरे वुमेन्स के बीच में वो हेयर स्टाइल बहुत फेमिलियर हो गया था. औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी. तो केश मीन्स हेयर. तो मेनी वुमेन्स फॉलोड दैट हेयर स्टाइल. केश सज्जा मीन्स वो हेयर स्टाइल को लाइक सुलोचना, वो माधुरी मूवी की हीरोइन का हेयर स्टाइल था ना, वैसा हेयर स्टाइल को फॉलो करने स्टार्ट किया. अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था. तो अर्देशीर के मूवीज ही मेड मोर देन 250 मूवीज. तो उस मूवीज में नॉट ओनली इंडियन आर्टिस्ट, आल्सो ही यूज्ड सम ईरान कंट्री, यू नो ना. तो ईरान के एक्टर्स को भी यूज किया करते थे. स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई. नॉट ओनली इन इंडिया, आलम आरा रिलीज्ड इन नॉट ओनली इन इंडिया, आल्सो ही रिलीज्ड दैट मूवी इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका एंड बर्मा एंड
पश्चिम एशिया विच मीन एशिया में, वेस्टर्न एशिया में यानी साउथ एशिया में बहुत दे आल्सो एंजॉयड दैट मूवी। ठीक है, भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सावक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फादर, यू नो अबाउट हिम, उनका नाम था फाल्के, उनका नाम था फाल्के। तो वो ही प्रोड्यूस्ड सम साइलेंट मूवीज ओनली। आफ्टर दैट व्हेन ही अर्देशीर प्रोड्यूस्ड मेनी टॉकिंग सिनेमा, तो उनको इंडियन सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड, यानी उनको बहुत बड़ा अवार्ड क्या था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ऐसा वो अवार्ड देके उनको ऑनर किया गया। ठीक है, तो इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशनरी मूवी का नाम क्या था, फर्स्ट इंडियन टॉकिंग सिनेमा आलम आरा। वो सिनेमा व्हेन दैट मूवी रिलीज्ड, व्हेन इट वाज रिलीज, तो 14 मार्च 1931 में। वो कहाँ कहाँ रिलीज हुआ, व्हाट आर द प्लेस वो मूवी रिलीज हुआ था, श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया। ओके, पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया तो वेस्ट एशिया में। ठीक है, वेस्ट एशिया में वो रिलीज हुआ था। इतने सारे क्रेडिट्स कौन से मूवी को मिला, आलम आरा। आलम आरा मूवी में बहुत सारा एक रेवोल्यूशनरी मूवी था, बिकॉज वो तो फैंटेसी मूवी था, बट इट क्रिएट्स मेनी रेवोल्यूशन इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, इस जो भी यहाँ पे वोकैबुलरीज है इसे अंडरलाइन करके अपने पुस्तक में अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से, और वो पूरा पार्ट को रीड करके देखना। इफ़ यू हैव एनी डाउट तुम्हें मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं अपने कोऑर्डिनेटर से, और अपने स्कूल ऑफिस नंबर को भी फ़ोन करके पूछते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इससे पूरा क्लास वर्क हो, मैं आपको PDF फॉर्मेट में भेज दूँगा, उस क्लास वर्क को भी आप कॉपी कर लेना अपने क्लास वर्क में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।